नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं किस्सा गोई परिवार के अपने सभी सदस्यों, सभी जानने वालों, रिश्तेदारों, सबको आज रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। 9 दिन से चल रहे नवरात्र व्रत का आज अंतिम दिन है। उम्मीद है कि नवरात्र जिन लोगों ने व्रत रखा था, आज उन्होंने उसका हवन कर दिया होगा। हवन करने के बाद पारण यानी व्रत तोड़ने की जो विधा है वो कुछ लोग आज रात में करेंगे, कुछ कल करेंगे। तो सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज की घटना दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। कल यूं ही बातचीत में हमारे एक मित्र ने बताया कि पड़ोसी देश में एक महिला की हत्या हुई थी 2021 में, और उस पर बहुत हल्ला हुआ था। पूरे देश की महिलाएं सड़क पर आई थी और भारत में भी इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। ये कुछ उसी तरह की हत्या थी जिस तरह की मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। ऐसा नहीं है कि भारत से सब जो मैं आपको अपराध की घटनाएं बताता हूं वो खत्म हो गई, इसलिए मुझे पाकिस्तान की घटना बताने की ज़रूरत पड़ी। वो सिर्फ इसलिए, एक तो कल पाकिस्तान का जो घटनाक्रम हुआ, सभी लोग उस पर नज़र बनाए हुए थे। जो सियासी ड्रामा पाकिस्तान में हुआ, रात भर चला। उसी सिलसिले की बातचीत में ये बात आई कि वहाँ भी एक लड़की की बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही नृशंस से हत्या हुई थी। तो मैंने सोचा आज, वैसे तो जो जागरूक लोग हैं उनको इसके बारे में पता होगा, इसकी बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस, इन सब के बारे में नेट पर, यहाँ तक कि विकिपीडिया में एक अलग पेज है, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन हमारे परिवार के बहुत से लोगों को हो सकता है इस हत्या की जानकारी न हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ उनको जागरूक करना है। मेरा उद्देश्य अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, जो हमेशा मैं करता रहा हूँ। घटना चाहे पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, या हमारे आसपास के और देशों की हो, क्योंकि उनका आचार विचार, व्यवहार, कानून, देशज, परिस्थिति सब लगभग एक जैसे हैं। अब मैं आता हूं कि 20 जुलाई 2021 को लगभग साल भर पहले एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के, शौकत मुकादम, जो कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। बहुत ही पॉश लोकेलिटी में वो रहते थे, इस्लामाबाद की। वहीं पास में पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले एक और बड़े उद्योगपति, बड़े पैसे वाले रहते थे। 20 जुलाई 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर F7/4 इस्लामाबाद की लोकेलिटी के पास में थोड़ा ऊंचाई पर एक महिला की लाश पड़ी है, बिल्कुल बंगले से सटा हुआ। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस पहुंची, और पहुंचते पहुंचते पुलिस को सारा मामला समझ में आ गया कि दरअसल ये किसकी लाश है। मृतका का नाम नूर मुकादम था। उम्र थी 25 साल, 27 साल उसकी उस समय उम्र थी। बेहद खूबसूरत महिला थी, पढ़ी लिखी थी, और उसका जन्म 23 अक्टूबर 1993 को अम्मान में, जॉर्डन में हुआ था।
क्योंकि उसके पिता की तैनाती उस समय जॉर्डन में ही थी। राजनयिक थे, पाकिस्तान के नोन राजनयिक थे। पुलिस ने वहां मौके पर, जिस पर आरोप था, ज़हीर जाफर, इनके पिता, जैसा मैंने आपको बताया कि जाकिर जाफर बहुत बड़े उद्योगपति और पाकिस्तान के बहुत रईस लोगों में जाने जाते थे। इनकी माता असमत अदम जी, ये भी बहुत बड़े परिवार की या बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। महलनुमा इनका घर था। घर से सटे हुए ये लाश मिली थी। लाश की गर्दन कटी हुई थी। शरीर पर खरोंच के बहुत निशान थे। प्रेमा फेसी पुलिस ने यह नोटिस किया कि उसके साथ बहुत ही बर्बर बलात्कार भी हुआ था। लड़की के पिता शौकत मुकादम मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुकदमा लिखाया। धारा वही 302 पाकिस्तानी पेनल कोड। हमारे यहाँ जो आईपीसी में 302 हत्या की धारा है, ठीक वही धारा पाकिस्तान पेनल कोड में भी है। लगभग वैसा ही है। मैंने बताया ना कि एक ही दिन आज़ाद हुए दोनों देश, एक ही माँ बाप की संतान। जो सिस्टम था, जो बेसिक लॉजिस्टिक्स थे, जो बेसिक चीज़ें थीं, वो सब लगभग वही थीं। इंडियन पेनल कोड और पाकिस्तानी पेनल कोड दोनों में हत्या की जो धारा है वो 302 ही है। बहरहाल मौके पर से ही हत्यारे ज़ाहिर जफर को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन बाद ज़ाहिर जफर के माँ, बाप और परिवार के और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब ये बात पता लगी कि इन लोगों ने उस लड़की की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वो 2 दिन से घर में बंधक बनाकर रखी गई थी। उसने 2 बार भागने का प्रयास किया। एक बार वो बालकनी से कूद के भागने में सफल भी हुई, लेकिन गार्ड ने उसको पकड़कर वापस ज़हीर जफर को सुपुर्द कर दिया। दूसरी बार जब वो भागी तो माली ने उसे पकड़कर फिर उस आतताई ज़हीर जाफर को सौंप दिया। बहुत पढ़े लिखे दोनों ही परिवार, पढ़े लिखे लोग, लेकिन ये जो ये कृत्य हुआ, ये बिल्कुल जाहिलों सा कृत्य किया गया। बहरहाल लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पूरे देश में महिलाएं सड़क पर आ गईं। जो पहले एक महिला की हत्या हुई थी, कंदील बलोच की, उस समय जो महिलाओं ने प्रदर्शन किया था पूरे पाकिस्तान में, लगभग उसी के बराबर नूर मुकादम की हत्या पर महिलाओं का आक्रोश पाकिस्तान में देखा गया। #जस्टिस फॉर नूर ये चलाया गया। हमारे किस्सा गोई परिवार से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे देखा भी होगा, अच्छी तरह पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। सरकारी स्तर पर भी इतना दबाव पड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को ये कहना पड़ा कि हम किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। कोई कितना भी बड़ा हो, अपराधी अपराधी है। तमाम बड़े जो वहाँ के सियासी पार्टियां हैं, उनके लोग भी नूर मुकद्दम को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। बहरहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि जो ज़हीर जाफर था, इसने बहुत ही कोल्ड ब्लडेड, बहुत ही शांत मन से इस मर्डर को प्लान किया था। हुआ दरअसल ये था कि उसने 7 जुलाई 2021 को न्यूयॉर्क जाने के लिए 19 जुलाई का एक टिकट एक तरफा लिया, जो पाकिस्तान से न्यूयॉर्क के लिए जाना था। और इसकी टाइम, जो शेड्यूल टाइमिंग थी, वो 3:50
AM यानी भोर में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से थी। वो हमसे आधा घंटा पीछे चलते हैं। आप इसी से अंदाज लगा लें, इसमें आधा घंटा बढ़ा लें तो वो भोर का टाइम था जब ये फ्लाइट शेड्यूल थी। उसने 18 तारीख को ही टैक्सी का अरेंजमेंट भी कर लिया। कौन टैक्सी वाला कितने बजे मुझे घर से लेकर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा, उसका भी सब इंतज़ाम कर दिया। इतने बजे टैक्सी वाला आएगा। ये सब करने के बाद 18 को ये सब करने के बाद उस दिन शाम को करीब 9:05 पर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसने नूर मुकादम को फ़ोन किया। नूर मुकादम उस समय अपने घर पर थी। दोनों में 1-2 साल का अंतर था। दोनों जवान थे, पढ़े लिखे थे, एक दूसरे परिवार के यहाँ उनका आना जाना था। दोनों ही परिवार बहुत नामी और रसूखदार परिवार थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो रहते थे। नवल एनकरेज नेबरहुड में रहने वाली नूर मुकादम और उनके पिता शौकत मुकादम का मकान है। वहाँ से ये जल्दी उसके लिए ज़ाहिर ज़फ़र के रेजिडेंस के लिए, ज़ाहिर ज़फ़र का रेजिडेंस मैंने आपको बताया था सेक्टर F7/4 इस्लामाबाद। 10 बजे के आसपास ये वहाँ पहुँच गई। रात में करीबन 2:15 बजे, चूंकि फ्लाइट इनकी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से 3:50 की थी, 10:15 बजे जब बाहर से टैक्सी वाले ने आकर फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ, एयरपोर्ट चलना है, उस समय ये दोनों लोग घर के बाहर निकले। नूर मुकादम नंगे पैर थी। ज़हीर ज़फ़र उसके साथ आकर टैक्सी पर बैठ गया। आधी दूरी चलने के बाद अचानक ज़हीर ज़फ़र ने कहा कि हमें बहुत देर हो गई है, अब हम किसी भी सूरत में वक्त पर फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, लिहाजा वापस चलिए। गाड़ी को मोड़ दिया और टैक्सी ड्राइवर ने फिर वहीं पर लाकर सेक्टर F7/4 इस्लामाबाद इनको उतार कर वहाँ पर लाकर उतार दिया दोनों को। ड्राइवर का जो बयान हुआ, उसने ये कहा कि रास्ते भर नूर मुकादम बिल्कुल शांत थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी और हाँ और ना में भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। और ज़हीर ज़फ़र पूरे रास्ते बोलता ही जा रहा था। लब्बो-लवाब उसने ये बताया था कि शायद शादी की कोई बात हो रही थी इनमें। बहरहाल ये फिर नहीं गए न्यूयॉर्क ज़हीर ज़फ़र और ये नूर मुकादम। हालांकि टिकट उसने सिर्फ अपना कराया था, साथ ले जाने का मकसद नहीं पता लगा। हो सकता है उसको वहाँ एयरपोर्ट पर छोड़कर खुद ये फ्लाइट से निकल जाता, या हो सकता है कि इसने किसी दूसरे नाम से या दूसरे की मदद से इसको वहाँ तत्काल कोई फ्लाइट दिलवाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में रहा होगा। टैक्सी ड्राइवर ने ये करीब 2:35 के आसपास 2:40 के आसपास उसने इनको वापस इनके घर पर छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट बात जो टैक्सी ड्राइवर के बयान में आई कि नूर मुकादम उस समय नंगे पैर थी, यानी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाया जा रहा था। लगभग 24 घंटे बाद 20 जुलाई 2021 को नूर मुकादम के पिता शौकत मुकादम ने 12:57 पर रात में एक टेक्स्ट किया नूर मुकादम को, पूछने के लिए कि कहाँ पर हो, लेकिन नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह 5:48 पर नूर मुकादम की मां ने फिर टेक्स्ट किया कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, कहाँ पर हो बताओ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने 2 संपर्क सूत्रों से जो नूर मुकादम से बहुत नज़दीक थे उनको फ़ोन करने को कहा। उन लोगों ने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन उठा नहीं। ये बात भी सुबह करीब 6 बजे की है। तारीख थी 20 जुलाई 2021। वक्त बीत गया
सुबह 10:43 पर 10:43 पर मुकादम ने एक वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेजी, वॉइस रिकॉर्ड भेजी इसको, जिसमें वो बहुत धीमी आवाज में, डरी सहमी सी, उसने, ये काफी लंबी वॉइस रिकॉर्ड थी। पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया, उसे मिल गई रिकॉर्डिंग, लेकिन बाद में कोर्ट ने यह कहा कि ये रिकॉर्डिंग पब्लिक न की जाए, इसलिए ये रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं हुई। इसका पब्लिक डोमेन में इस रिकॉर्डिंग में क्या है ये बिल्कुल पता नहीं लग पाया है। ऐसा लगता है कि उसके बाद ही उसको टॉर्चर किया गया 11 बजे सुबह से लेके शाम को 7:30 बजे तक, और उसी समय जाफर ने शायद इसका पोस्टमार्टम की टाइमिंग से जो मैच हुआ वो यही हुआ, यानी 10:43 पर जो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, बड़ा नेचुरल है कि उसका पता इसको जफर को लग गया, जाहिर जफर को, और उसके बाद इसका टॉर्चर शुरू हुआ। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो 5 उंगलियों में पहनने वाला जो होता है पंजा, हमारे यहाँ देशी कहते हैं, और यहाँ लखनऊ में और आसपास वो मोल्डेड आयरन, जो कास्ट आयरन में उसको बनाया जाता है, पहले वो गुत्थम गुत्था लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो उसका काम बहुत रह नहीं गया जब से ये कट्टे, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल चल गई हैं। गुत्थम गुत्था लड़ाई का कोई अब मतलब ही नहीं रह गया। इंग्लिश में उसको कहते हैं नकल डस्टर, लेकिन उसमें 5 उंगलियां बनी होती हैं, भीतर हथेली की तरफ थोड़ा मोटा सा हिस्सा होता है ताकि वो गड़े नहीं, और उंगलियां उसके भीतर चली जाती हैं, ऊपर वो नुकीला बना होता है ताकि मुक्का मारने पर वो जो उसके ऊपर 4 जो तेज धारदार चीजें बनी होती हैं उससे चोट लग जाए। पूरे शरीर पर उसके इस नकल डस्टर यानी इस पंजे के निशान पड़े हुए थे। उसकी हत्या के पहले उससे रेप किया गया था। बाद में जो कन्फेशन हुआ था मुलजिम का, उसके हिसाब से मारने के पहले यानी गर्दन काटने के पहले उससे 2 बार बलात्कार भी किया गया था। इस बीच में यानी दिन में 11 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे के बीच में एक बार उसने बालकनी से, वो पिटते पिटते, परेशानी सहते सहते बालकनी से कूद गई, और वहां पर उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे तुरंत वापस लाके दे दिया। उसके बाद जब दोबारा वो कॉरिडोर से होके भागी तो माली ने उसे पकड़कर फिर जहीर जाफर के हवाले कर दिया। एक ऑडियो टेप जो लीक किया गया बाद में उसका मुलजिम जहीर जाफर का, उसके हिसाब से उसने मारने के बाद पुलिस को पहले इत्तला नहीं की। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। फोन करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है थेरेपी वर्क्स, जहां ये बहुत दिन तक काम करता रहा, बहुत दिन तक जिसने वहां काम किया था। ये थेरेपी वर्क्स एक संस्था है जो काउंसलिंग करती है और साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट कराती है, उस सेंटर में जिसका नाम थेरेपी वर्क्स था। उन लोगों को फोन करके उन्हें अपने बंगले पर बुलाया, और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं की सहायता से उस बॉडी को उस कमरे से बाहर निकाल कर रखा गया जहां से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा कि जहीर जफर ये डुअल नेशनल था, यूएस नेशनल भी था और पाकिस्तानी नेशनल भी था। ये इनके फादर जाकिर जफर और मदर अस्मत अदमजी की संतान था, और नूर के फादर शौकत मुकादम ये पाकिस्तान के एम्बेसडर थे साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में। दोनों एक दूसरी फैमिली को अच्छी तरह जानते थे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर नूर मुकादम के पिता ने लिखवाई थी। पुलिस ने
थेरेपी वर्क्स जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इसमें ज़हीर जाफ़र ने काम किया था, उनके कर्मचारियों से भी एक एक करके बातचीत की। और उसके बाद जाफ़र के पेरेंट्स और उनके हाउस सर्वेंट्स, इन सब को 4 दिन बाद अरेस्ट किया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि इन सब लोगों ने उस मर्डर में मदद की, यानी उस लड़की की, नूर मुकादम की, कोई हेल्प नहीं की, जिससे उसकी बाद में हत्या हो गई। मोबाइल फोन का जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक जांच की गई ज़हीर जाफ़र के, उससे ये पता लगा कि वो पहले भी वायलेंस अगेंस्ट वोमेन में इन्वॉल्व रहा है। जैसे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है किसी व्यक्ति को किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने में, उसका अंग प्रत्यंग को चोट पहुंचाने में, उसे परेशान करने में, तो वो उसके मोबाइल फ़ोन के डाटा से जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, उससे ये लगता है कि उससे ये बताया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि पहले भी इस तरह के क्राइम वो कर चुका है, और उसको इसीलिए प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL में डाल दिया गया था, ताकि महिलाओं के प्रति अत्याचार की कोई घटना हो तो एक बार इसको भी देख लिया जाए। दूसरा, वो देश छोड़कर चला न जाए, इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया था। 15 अगस्त 2021 को जो मैंने आपको बताया था कि जो वो नकल बस्टर, वो जो पंजा होता है उंगलियों में लगाने वाला, उसको ज़ाहिर ज़फ़र की DNA सैंपल को, रेप की जो स्लाइड्स बनी थी पोस्टमार्टम के समय, उसके DNA को, इन सब का मिलान कराया गया, और 15 अगस्त 2021 को DNA टेस्ट में ये दोनों DNA, स्पर्म का DNA और मुलजिम का DNA, ये मैच कर गया, और ये इस्टेब्लिश हो गया कि इसी ने, ज़ाहिर ज़फ़र ने ही नूर मुकादम की हत्या भी की और उसके साथ रेप भी किया। 24 फरवरी 2022 को, इसी 24 फरवरी, जिसकी वजह से मैं आपको इस अपराध के बारे में बता रहा हूँ, 24 फरवरी 2022 को एडिशनल सेशंस जज अत्तार रब्बानी, एडिशनल सेशंस जज इस्लामाबाद अत्तार रब्बानी, इन्होंने इस पूरे ट्रायल का फैसला सुनाया, जिसमें इसको ज़ाहिर ज़फ़र को हत्या के लिए फांसी की सज़ा और रेप के लिए 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई। वॉचमैन, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने बालकनी से कूदने पर नूर मुकादम को पकड़कर वापस ज़ाहिर ज़फ़र के हवाले किया था, उसका नाम था मोहम्मद इफ्तिखार। इसको 10 साल की सज़ा, और दोबारा जब इसने भागने की कोशिश की और जिस माली ने इसे फिर पकड़ के वापस दिया था मुलजिम को, उसका नाम था मोहम्मद जान। इसको भी 10 साल की कारावास की सज़ा कोर्ट ने इसलिए सुनाई कि अगर इन लोगों ने पुलिस को इत्तला की होती, उस महिला की हालत देखकर, उस महिला का चिल्लाना देखकर, उस महिला की सहायता करने की रिक्वेस्ट देखकर, तो शायद उसकी जान बच जाती। इस आरोप में 10-10 साल की सजा दोनों को सुनाई गई। कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स में ज़हीर ज़ाफ़र के वकील, जो इस्लामाबाद के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स थे, वो कोर्ट को हर बात पर, हर स्टेप पर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेंटल डिसऑर्डर में था, कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था, कि ये मानसिक रोगी था। लेकिन कोर्ट को इसका जवाब ये नहीं दे पाया कि ये मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों की काउंसलिंग कराने वाले सेंटर में पूरी जांच पड़ताल के बाद कैसे इतने दिनों तक काम करता रहा। बाकी कॉल रिकॉर्ड से उसके जिससे इससे बात हुई, प्रोसिक्यूशन साइड ने उनको भी ट्रायल में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने ये बताया कि मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ
और सारी तरह की बातें करने वाला व्यक्ति था। इसलिए कोर्ट ने फाइनली इस दलील को रिजेक्ट किया कि ये किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित था। और उसके बाद जो बाकी जो वहाँ के नौकर पकड़े गए थे, वहाँ इसके ज़हीर जाफ़र के माँ और बाप को अरेस्ट किया गया था, उनके खिलाफ भी मुकदमा चला था। इन लोगों को एविडेंस न मिलने की वजह से, सबूत न मिलने की वजह से, एविडेंस के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैंने बताया था कि इस घटना का बहुत हल्ला हुआ था। इस घटना का सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, सड़कों पर जितना विरोध हो सकता था उसका विरोध किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसीलिए लिखा था कि पाकिस्तानी हाउस होल्ड में इस समय नूर मुकद्दम का नाम हर आदमी की जुबान पर है कि उसके साथ कितनी ज्यादती हुई है। और उस समय जो ये हैशटैग फॉर नूर, जस्टिस फॉर नूर, ये हैशटैग चलाया गया ट्विटर पर, ये भी ट्रेंड करता रहा बहुत दिनों तक, जब तक कि फाइनल डिसीजन जस्टिस जो एडिशनल चीफ जज थे वहाँ के इस्लामाबाद के अता रब्बानी, उन्होंने जब तक ये जजमेंट नहीं सुना दिया था। पाकिस्तान में लोगों को ये आशंका थी कि चूंकि ये बहुत अमीर, बहुत बड़े घराने का मुलजिम है, ये शायद ये मैनिपुलेट करेगा जुडिशियल सिस्टम को, शायद ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगा ज़ाहिर ज़फ़र, और इस मामले में भी वो बचकर निकल जाएगा जैसा वहाँ पर होता आया है। इसीलिए ज़ाहिर ज़हीर के पिता की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया और प्रेस नोट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जाकिर जफर साहब की तरफ से कि हम अपने बेटे के कृत्य को कंडेम करते हैं, हम अपने बेटे के कृत्य की भर्त्सना करते हैं, हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को न्याय मिले, हम अपने बेटे को अपने इस तरह के किसी काम से दूर रखेंगे, हम उसे डिनाउंस करते हैं, हम उसके इस गलत काम में कतई साथ हम उसका नहीं देंगे, ना हम किसी तरह का जोर दबाव, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पैसे का हो, चाहे जुडिशरी पर हो, किसी तरह के राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पब्लिक सेंटिमेंट ये कह रही थी कि इस ननिहाल के साइड से भी ये लोग बहुत चूंकि पैसे वाले हैं, इसलिए नूर मुकद्दम को न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए उनकी तरफ से भी, माँ की तरफ, माँ का नाम मैंने बताया था असमत अदमजी, पूरी अदमजी फैमिली भी इकट्ठा हुई। उन्होंने प्रेस को बुलाकर बताया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, इस अपराध को हम अपराध मानते हैं, इसको डिनाउंस करते हैं, हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, हम इसका कतई किसी तरह से कोई न फेवर करेंगे, न इसकी तरफ खड़े होंगे। कानून को अपना काम करने दें, और निश्चित रूप से कानून जब अपना काम करेगी तो उसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत से लोगों ने उस समय ये भी कहा, आप पुराने रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, कि भाई ठीक है, ये ऑनर किलिंग, ये किलिंग तो चूंकि बहुत बड़े लोगों से रिलेटेड थी, इसलिए बहुत जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, बहुत जल्दी इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट भी हो गया, बहुत जल्दी इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। लेकिन उन गरीब महिलाओं का क्या, उन गरीब लोगों का क्या जो रोज इस तरह का अपमान, इस तरह का अपराध झेलती हैं पाकिस्तान में। जो ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में, वो बहुत ही खतरनाक है। ये रिपोर्ट अभी 2022 की है। वो ये कहती है कि रफली 1000 औरतों की सो कॉल्ड ऑनर किलिंग प्रतिवर्ष पाकिस्तान में होती है। उसमें यह भी बताया गया कि जनवरी से मार्च 2020 के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस में 200% का इजाफा हुआ है। 200% ये डोमेस्टिक वायलेंस वहां पर बढ़ा है। यह भी बताया कि सितंबर 2021 में पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी
पाकिस्तान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया महिलाओं ने, जिसमें लाहौर पुलिस चीफ ने हाईवे पर हुए एक रेप के बारे में एज ए पुलिस ऑफिसर एक ऑफिशियल बयान दिया था कि अगर इस तरह की महिलाएं इतनी रात में हाईवे पर चलेंगी तो उनके साथ रेप होगा। और ये भी कहा था कि ये उन्हीं महिलाओं की गलती से ऐसा हुआ है। वो क्यों नहीं अपने साथ किसी मर्द को, अपने शौहर को या अपने घर के बच्चों को या किसी मर्द के साथ निकलें, या क्यों नहीं वो अपनी घर वालों की परमिशन से इतनी रात में हाईवे पर निकलती हैं। इसलिए ये उनकी अपनी गलती से उनकी इस बयान पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे। ये भी बताया गया कि चाइल्ड मैरिज, आप देखिए चाइल्ड मैरिज हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर राजस्थान में। लेकिन जब कानून बनाया गया और कानून का इतना कड़ाई से पालन किया गया, मैं ये तो नहीं कहता कि चाइल्ड मैरिज बिल्कुल बंद हो गए हैं देश में, लेकिन इतनी जागरूकता हो गई है कि अगर पड़ोस के गांव में या उसी गांव के पड़ोस में कहीं किसी नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है तो लोग 112 को टेलीफोन करके बता देते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस एक्शन लेती है और उसी के जो कानून सम्मत जो FIR है वो दर्ज की जाती है। पाकिस्तान के बारे में ह्यूमन राइट वॉच ने ये लिखा है कि 21% महिलाओं की, लड़कियों की शादी 18 साल पूरा होने के पहले हो जाती है चाइल्ड मैरिज के हिसाब से, और 3% लड़कियों की शादी पूरे पाकिस्तान में 15 साल से भी कम की उम्र में हो जाती है। ये फोर्स्ड मैरिज ये पाकिस्तान में लगभग कॉमन है और इसका बड़ा पुरजोर विरोध ह्यूमन राइट वॉच वाले भी करते हैं। ये भी बताया गया कि जब कंदील बलोच की हत्या हुई थी, कंदील बलोच की महिला थी, उसके बाद इसी तरह का प्रदर्शन जैसा कुछ निर्भया के केस में हुआ था, उस तरह के बहुत नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए थे। तब सरकार ने कानून में कुछ थोड़े बहुत मामूली बदलाव किए थे इस प्रेशर को देखते हुए, लेकिन लोगों का ये मानना है, कानून के विद्वानों का और पाकिस्तान के कुछ सही सोच वाले लोगों का कहना है कि इस कानून के बदलाव से कागज़ पर तो ये बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ग्राउंड में इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। वहां पर एक और संगठन है औरत मार्च, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हर जिले में है, महिलाओं के अधिकारों के प्रति लड़ने वाला ये संगठन है औरत मार्च। आप औरत समझ ही सकते हैं, और मार्च का मतलब आगे जाने वाली, प्रोग्रेसिव महिलाओं की। वो उनका ये कहना है कि जब तक जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है विकिपीडिया में, वो ये कहता है कि विदाउट एन ओवरहॉल ऑफ द लीगल सिस्टम टू मेक इट मोर जेंडर सेंसिटिव एंड सर्वाइवर सेंट्रिक अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट इन शेल्टर्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, तब तक महिलाओं की दशा में कोई बहुत सुधार होना मुमकिन नहीं है। आज की घटना नूर मुकादम के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान में नया नहीं है, चूंकि ये अभी हाल का था। अभी 2 महीने पहले ही इसमें फांसी की सजा सुनाई गई एक बहुत बड़े घराने के लड़के की, जिसने उसका बहुत ही बीभत्स बलात्कार और मर्डर किया था, जहीर जाफर की। इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग, देश के बाहर के भी ऐसे अपराध जिनका हम देश के परिप्रेक्ष्य में बार बार जिक्र करते रहते हैं, उसके बारे में भी जानें। लेकिन वहाँ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। नूर मुकादम की हत्या के बाद देश भर में महिलाओं ने जो दबाव बनाया, जो हल्ला गुल्ला किया, महिलाएं सड़क पर आ गईं, और यही बात बार बार आती रही कि चूंकि ये प्रभावशाली परिवार की लड़की थी, बहुत नोन फैमिली की लड़की थी, शायद इसलिए सभी लोग सड़क पर आ गए। वो उनके लिए परेशान थी कि वो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, गरीब महिलाएं, टूटे हुए परिवेश की महिलाएं, इनका क्या, जिनकी आवाज़ सुनने वाला आज भी कोई नहीं है।
कानून के बदलाव कागज पे जरूर किए गए, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जबकि हमारे यहाँ निर्भया कांड के बाद जो कानून के बदलाव हुए, बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स के प्रोविजंस किए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं। उस समय में मैं नौकरी में ही था और जिलों में था। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में परसू करने के लिए राजपत्रित अधिकारी लगाए जाते थे और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के भीतर ट्रायल कंक्लूड करके फांसी तक की सजा ऐसे लोगों को दी गई जिन्होंने महिलाओं के प्रति इस तरह के गंभीर अपराध किए थे। हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है पूरे देश में, और 3 महीने के भीतर इसके ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए आदेश किए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे एकदम बिल्कुल अपराध बंद हो गए महिलाओं के प्रति, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले 450 एपिसोड से मैं भी बता रहा हूं कि अब जागरूकता का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। महिलाएं अपनी जो उनकी अपनी ताकत है उसका अंदाजा उन्हें भी है। महिलाएं चाहे पढ़ी लिखी हों, चाहे अनपढ़ हों, ग्रामीण परिवेश की हों या शहर के परिवेश की हों। और इस कानून की जो निर्भया के बाद जो कानून में बड़े बदलाव हुए हैं, उसका डर, उसका खौफ भी अब लोगों में दिखाई देने लगा है। लोगों को अंदाज है कि ऐसा करने पर उनके साथ क्या हो सकता है। पहले तो फांसी की सजा कभी कभार अखबारों में या टीवी की न्यूज़ में आती थी। आप अभी अगर सिर्फ सर्च करें गूगल पर कि देश में बलात्कार या बलात्कार के साथ हत्या या पॉस्को में कितनी फांसी की सजाएं हुई हैं इस बीच में, आपको आश्चर्य होगा। हम हमेशा चीज़ों में कमी निकालते हैं, लेकिन इस बीच में पिछले 4-5 सालों में बहुत बदलाव आया है। और मैंने अपने बरेली की पोस्टिंग, जब मैं डीआईजी बरेली था, तब मैंने जो 3 फांसी की सजा हुई थी बलात्कार के मामले में, उनका जिक्र भी किया था और उन्हें अपने पेज पर पोस्ट भी किया था। 8 महीने पहले की घटना में फांसी की सजा हुई थी। आप भी देखिए इसको। तो अब हमारी जागरूकता का स्तर, भारत में महिलाओं की जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ा है। और इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं कोई रोक ले ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन अगर घटनाएं हुई हैं, वर्कआउट भी हुई हैं, ट्रायल भी हुआ है और कैपिटल पनिशमेंट भी हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी न रहा हो। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जब वहां महिलाओं के साथ कुछ होता है तो हमारे देश की महिलाओं को भी दुख होता है। कारण उसका यह है कि 15 अगस्त को एक माँ बाप की 2 औलाद पैदा हुई, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, भारत और पाकिस्तान। हमने अपने यहां इस तरह के अपराधों पर बहुत ही सेंसिटिव होकर, बहुत ही संवेदनशील होकर महिला अपराधों पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की, कानून में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन किए। फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में पूरे देश में स्थापित करना और 3 महीने में ऐसे अपराधों के ट्रायल को कंक्लूड करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम इतने संवेदनशील हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में हम अपनी स्थिति को हमेशा मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे नूर मुकादम के में हुई, तो आप देखिएगा, ट्वीट्स देखिएगा, इसमें रिएक्शंस देखिएगा, बहुत दुख होता है भारत की महिलाओं को भी। महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की हों, उनके यहाँ की हों, वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। इसमें क्राइम के चश्मे से जब देखिए आप, तो इसमें आप ये अलग अलग नहीं कर सकते। अब वहां पर नई सरकार कल ही बनी है, पूरे दिन के ड्रामे के बाद। उनके राजनीतिक एजेंडे में क्या है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपराध की बात करते हैं। नई सरकार बनी है, हम तो यही कहेंगे कि आप भी
महिलाओं के प्रति अपराध पर होने वाले जो कानून हैं उनको कड़ा करिए, बहुत कड़ा करिए कि लोगों की रूह कांप जाए। आप भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, दिखाई दे इन बच्चियों को, महिलाओं को कि उन्हें न्याय मिल रहा है। आप बच्चों को न्याय दिलाइए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश भी उसी दिन बना था, उसी दिन पैदा हुआ था। आप ही का पार्ट था। 71 में वो फिर आपसे भी अलग हो गया, लेकिन वहां महिला संबंधी अपराधों पर बहुत ही कड़ा रुख है। जिस तरह की घटनाएं आपके यहां होती हैं वैसी घटनाएं बांग्लादेश में नहीं होती। पाकिस्तान वाली जैसी घटनाएं वहां नहीं होती। कानून भी बहुत सख्त है, ट्रायल भी बहुत प्रॉपरली होता है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं वहां कम सुनाई पड़ती हैं। लेकिन पाकिस्तान में भरमार है इस तरह की घटनाओं की। मैं किस्सा गोई परिवार की तरफ से यही आशा करता हूं कि नूर मुकादम को न्याय मिलेगा और हत्यारों को जल्दी उसके किए की सजा मिलेगी, फांसी के फंदे तक वो जाएगा। सेटअप वहां कोई भी रहे, सरकार वहां कोई भी रहे, ज़्यादातर वहां सेना की सरकार रहती है, सेना चलाती है उस देश को, कोई भी हो, लेकिन महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग संवेदनशील हों। महिला संबंधी अपराधों में जितनी सख्ती आप दिखा सकते हैं दिखाइए, उसको जाति और मजहब से ऊपर रखिए। ये महिलाएं नहीं होंगी, ये बच्चियां नहीं होंगी, ये माएँ नहीं होंगी, ये पत्नियां नहीं होंगी, ये बेटियां नहीं होंगी, ये बहन नहीं होगी, समाज कैसे चलेगा? आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।